युवाओं का सपना पूरा करने के बाद अब बारी है आपकी। एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे युवाओं का सपना अब पूरा होने वाला है, क्योंकि एसएससी मेकर आ गया है एक बार फिर लेकर सबसे दमदार और सबसे विश्वसनीय बैच, फौजी बैच, जो देता है आपको एसएससी जीडी में 100% सिलेक्शन की गारंटी। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का फौजी बैच। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें एसएससी मेकर का ऐप या दिए गए नंबर पर कॉल करें। जय हिंद साथियों, जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अनंत भारत स्वागत करता हूं आपके एसएससी मेकर के परिवार में। आप सब लोगों को छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जैसा कि आपको पता है कि आज यानी महापर्व की शुरुआत हो चुकी है और ये जो महापर्व है ये यानी कि 2 दिन से चल रहा है और आज आपको पता ही भी 7 नवंबर है ना। तो 7 नवंबर आज के दिन यानी कि पूरे दिन भर जो है निर्जला व्रत रहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, आज के दिन पूरा है निर्जला व्रत रहा जाता है। तो इस पावन पर्व पे माँ छठी मैया आप सबों की मनोकामनाएं जो हैं वो पूर्ण करे, ऐसा मेरा माता रानी से अनुरोध है। तो भाई, आस्था, पवित्रता और सूर्य उपासना के महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं आपको, आपके पूरे परिवार को। तो सब लोग जोर से बोलिए जय छठी मैया। अब यहां पे अगर हम बात करें तो अब ये पर्व जैसे शुरुआत होता है तो अभी तक क्या होता है कि 2 दिन जो होता है नहाए खाए से शुरू जो प्रोग्राम होता है ये क्या होता है कि हम लोग घर में मनाते हैं, यानी घर में क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, शुद्ध सात्विक भोजन बनता है, ठीक है। इसके पश्चात क्या होता है, जो आज के दिन होता है ये मुख्यतः घाटों की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं। और जब घाटों की ओर अग्रसर होते हैं तो इस तरीके से घाट पर आप देखोगे इस तरीके से सफाई होती है और इस तरीके से ईंटे का या इसके जो है छठ बनाया जाता है और इसे वेदी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? वेदी कहा जाता है। पूरी कहानी सुनना है तो आज शाम 6 बजे आपको छठ मैया की कहानी भी सुनाएंगे और साथ में हम कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे, ठीक है। तो शाम को छठ महापर्व की पूरी स्टोरी बताएंगे और कहानी के साथ आपको सुनाएंगे। तो ये जो छठ होता है, अब क्या होता है आज के दिन क्या होगा कि दोनों दिन ध्यान दीजिएगा, सूर्य अर्घ दिया जाएगा, यानी कि आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और कल जब सूर्य उदय होगा, यानी आज 7 नवंबर, कल 8 नवंबर, तो जब आज सूर्य अस्त हो रहा होगा तो अस्तांचल सूर्य को हम नमन करेंगे और इसके बाद कल जब सूर्य उदय हो रहा होगा तो सूर्य जब उदय होगा तो इन सूर्य का हम लोग क्या करेंगे? नमन करेंगे। इसी के साथ जो छठ महापर्व क्या होगा? समाप्त होगा। तो आज ये महापर्व शुरुआत हो चुका है तो आइए क्लास भी हम लोग शुरू करते हैं और आप लोगों को बीच में यानी कि सॉन्ग भी मिलेगा आज शाम की क्लास में, है ना। जो है बांस की बगहिया लचकत जाए, है ना, छठी मैया के पर्व गीत भी हम आपको सुनाएंगे। और चलिए क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास जैसा कि आपने देखा कि क्लास में ऑलरेडी आपका मेंशन था कि जो क्लास है वो रिपोर्ट और इस सब पे आधारित है। तो यहां पे पहला क्वेश्चन है, एक हालिया सर्वेक्षण के अनुसार कितने प्रतिशत लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से समाचार प्राप्त करते हैं? भी देखो, आजकल आप हैं, हम सब हैं, जैसे कि अब सुबह की क्लास हो रही करंट अफेयर्स की, तो आप ही हैं। आपको कैसे पता चलता है कि हमारे मोदी जी ब्रिटेन गए हैं, अमेरिका गए हैं, या वहाँ के व्यक्ति यहाँ आए हैं, या इस देश ने मैच जीता है, इस देश ने हारा है, यहाँ भूकंप आया है, यहाँ ज्वालामुखी आया, कैसे पता चलता है? कुछ तो माध्यम होगा। तो वो माध्यम है आपका सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया के माध्यम से ये हमें क्या करता है, पता चलता है कि कैसे, यानी कि कौन सी चीजें। तो आज के समय की अगर हम बात करें तो लगभग 56% लोग यानी इसी माध्यम से समाचार प्राप्त करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कई सारी रिपोर्ट आती हैं। एक पत्रकार है जो कि पेपर में भी क्वेश्चन आया है ना, कि जिन्हें भारतीय पत्रकार जिन्हें रेमन मैक्स से अवार्ड प्राप्त हुआ है और वो यहीं से आते हैं जहां से मेन जो है आपका, अगर हम बात करें छठ पर्व है तो रेमन मैक्स से अवार्ड से कौन सम्मानित है?
रवीश कुमार। ठीक है, कुछ लोगों को भाई ये अच्छे नहीं लगते हैं और कुछ लोगों को अच्छे लगते हैं फिलहाल हमें तो भाई अच्छे लगते हैं। कारण क्या है, इनकी जो भी रिपोर्टिंग होती है 100% फैक्ट होती है, उसमें किसी प्रकार का झोल झमेला नहीं होता है, सारे तथ्यों पे आधारित होते हैं। यानी जैसे 24 कैरेट गोल्ड होता है ना, उसी तरीके से इनकी खबरें होती हैं। बिहार की शान आन बान जो है रवीश कुमार। ठीक है, तो आपको अच्छे से पता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार यूं ही नहीं मिल जाता, और भी कई सारे पत्रकार हैं उनको भी दिया जा सकता है, लेकिन सब ये वाले हैं, ये वाले। ठीक है, तो आपको पता ही है। दूसरा अगर हम बात करें, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसके दिया जाता है, तो फिलीपींस के राष्ट्रपति, याद रखिएगा, फिलीपींस के राष्ट्रपति के नाम पर, यानी कि राष्ट्रपति के नाम पर यह पुरस्कार है। और याद रखिएगा, इस पुरस्कार को, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को अगर हम बात करें तो एक प्रकार का एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। ठीक है, याद रहेंगे। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो 56%। अब क्या है, आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ने लगा है। लोगों ने टीवी और जो तमाम साधन है उनको छोड़ दिया है। कारण आपको पता है, वो न्यूज कम दिखाते हैं, बेकार की चीज़ें ज़्यादा दिखाते हैं। दिन भर जो है सांप्रदायिक सद्भावना को बिगाड़ने के लिए केवल 2 ही टॉपिक होते हैं, हिंदू मुस्लिम, या इसको ऊंच नीच को, दलित को, इसको बस लड़ाओ, और कोई बात ही नहीं करते। यही कारण है कि जो आम जन है, आम मीडिया, आम लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, टीवी और ये जो न्यूज़ चैनल्स हैं इनको छोड़कर सोशल मीडिया के माध्यम से न्यूज को पा रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO के अध्ययन के अनुसार 2022 में निवासी आवेदकों द्वारा पेटेंट दाखिल करने में किस देश में सबसे अधिक वृद्धि हुई। अच्छा, ये पेटेंट क्या होता है? जैसे मन में आता ना, सर ये पेटेंट कौन सी वाला है? देखो, पेटेंट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई आपने आविष्कार किया या कोई आपने नई चीज़ बनाई, तो जब आप कोई नई चीज़ बना रहे हो या कोई चीज़ कर रहे हो तो उसे हम पेटेंट कराना चाहते हैं। यानी इसलिए कराते हैं ताकि कोई दूसरा व्यक्ति बना ना ले, और यदि वो बनाता है तो पहले हमसे क्या करेगा, एक बार पूछेगा, पहले हमसे कंसल्ट करेगा। तो पेटेंट का संबंध उससे ही है। और बहुत खुशी की बात है कि इस पेटेंट के मामले में भारत में क्या हुआ है, भारत में पेटेंट के मामले में वृद्धि हुई है। यानी जो भारत है वो आगे की ओर बढ़ा है, परंतु अभी भी वो चीन से पीछे है। भारत अभी भी चीन से, अमेरिका से क्या है, पीछे है पेटेंट के मामले में। क्लियर हो गया? तो पेटेंट का मामला समझ में आया कि नहीं आया? तो पेटेंट क्या होता है, कोई नई चीज के बारे में या आविष्कार से रिलेटेड है, तो यहां हो गया पेटेंट जो है नई आविष्कार, आविष्कार हो गया, शोध भी हो जाएगा, शोध आदि से संबंधित है। अच्छा भैया, आज ये बताइए किसने जो है कौन कौन, यानी कि जैसे अगर हम बात करें तो आज हम भी जो है अपने घर पे ही है, हम भी घाट पर ही है, हम भी घाट पे सफाई वगैरह जो है उस सब चीज़ों को विशेष ध्यान दे रहे हैं। तो आप में से कौन है जो छठ पर्व पे यानी नहर के किनारे या कहीं भी होता साफ सफाई करता है? ये देखो, ये पर्व अपने आप में बेहद खास है। ये हमें ये भी बताता है कि हमें साफ सफाई भी रखना चाहिए। अगर साफ सफाई रखेंगे तो कई सारी चीज़ें होंगी। ये सब बातें हम लोग रात यानी शाम वाली क्लास में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन मनाता है जरा एक बार कमेंट कर दीजिए, और जिसने कमेंट नहीं किया है समझ लेना लाइक करना जरूरी है। कह रहा है एज पर IQ एयर्स यानी AQI डाटा विच वॉज द मोस्ट polluted city in the world with an air quality index। आपका IQ एयर AQI डाटा के अनुसार सबसे जो पोल्यूटेड आपको कौन सा है वो आपको बताना है भी कौन सा है। अगर आपसे कहा जा रहा IQ एयर जो है
आपसे क्वेश्चन कह रहा है IQ एयर के AQI डाटा के अनुसार 287, मतलब कौन सा ऐसा शहर है जो भैया पोल्यूशन, आपको अच्छे से पता है कि भारत में समझे में नहीं आता है कि गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे है ना, तो भैया भारत के अलावा कौन सा वो शहर हो सकता है। हाँ, कुछ समय पहले ढाका था, फिर पाकिस्तान का भी था, लेकिन इस समय जो है वो भारत ने टॉप कर रखा है। यानी भारत का जो आपका मेन जिसको हम बोलते हैं कैपिटल, वो है नई दिल्ली। तो यहां पे याद रखिएगा, जो ढाका है ये आपकी बांग्लादेश की राजधानी है, टोक्यो है जापान की राजधानी है, और वॉशिंगटन जो है ये आपकी यूएस की राजधानी है। ठीक है, और नई दिल्ली आपको अच्छे से पता है कि नई दिल्ली जो है अपने प्यारे देश भारत की राजधानी है, और यह यमुना नदी के किनारे है, यमुना नदी के किनारे। तो यमुना नदी के किनारे जो है ये आपका बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है QS। क्वेश्चन क्या कह रहा है, QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत में किस संस्थान ने शीर्ष हासिल यानी किया है। यानी जो रैंकिंग है उसमें भारत की कौन सी ऐसी संस्थान है जिसने शीर्ष यानी कि स्थान प्राप्त किया। अब जरा देखिए जो यूनिवर्सिटी क्या है, आखिर ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर आपने देखा होगा तो लगभग समय हो गया, मेरे हिसाब से 1 महीने होने वाले हैं ना। तो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट कौन है, उपराष्ट्रपति, यानी कि जिसे कि आप सभापति भी बोलते हैं, कौन है भाई, जल्दी बताओ। अरे कल ही बताया था, जगदीप धनखड़। हाँ जी, जगदीप धनखड़। तो जो ये उपराष्ट्रपति महोदय हैं, तो इन्होंने क्या किया कि एक कॉलेज इंस्टीट्यूट को संबोधित कर रहे थे। वहाँ पे कह रहे थे आजकल जो भी है देखो सब लोग है बाहर क्यों चले जाते हैं, ये नहीं कि भारत में रह के पढ़ाई करे। अरे भाई ये भी तो कहो कि भारत से बाहर कौन जा रहा है, तो अमीर खानदान के जो लग जा रहे, और उसमें भी कौन, जो नेता हैं आप ही के संघाती के, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे वो मोटा भाई हो, कोई भी हो, XYZ नेता के बच्चे जो हैं सब बाहर विदेश पढ़ रहे हैं, चाहे अखिलेश यादव, राहुल गांधी, कोई भी ले लो। तो भैया आपको पहले ये बोलना चाहिए कि जितने भी नेता हैं उन नेता के बच्चे आज से बाहर नहीं जाएंगे, अगर बाहर गए तो टांग तोड़ देंगे। भारत में पढ़े, भारत में हम अच्छा यूनिवर्सिटी बनाएंगे। अगर वो भारत में अच्छी यूनिवर्सिटी बनाए तो बाहर क्यों जाए, आप ही सोचो। अगर भारत में शिक्षा का स्तर अच्छा हो तो भारत से बाहर क्यों कोई जाएगा, यूक्रेन, चीन, इराक क्यों पढ़ने जाएगा, क्यों अपनी जान जोखिम में डालेगा। लेकिन बनाओ तो, केवल बातें छोड़ते रहते हो। तो अब क्या करोगे, इसमें एक संस्थान है IIT बॉम्बे। ठीक है, तो जो IIT बॉम्बे है ये इसने टॉप किया है, यानी कि ये अच्छी रैंकिंग पे है। और IIT जो बॉम्बे है ये आपकी अगर रैंकिंग पे अगर हम बारे में बात करें तो इसकी रैंकिंग आपकी 40 नंबर पे है। कौन सी रैंकिंग है, 40 है, 40वां। 40वां स्थान है। कौन से स्थान है, 40वां है। चलिए कह रहा है कौन सी संस्था विश्व ऊर्जा रोजगार 2023 रिपोर्ट जारी करती है। आपसे कह रहा है भाई कौन सी वो संस्था है जिसके द्वारा ये रिपोर्ट आपकी जारी की जाती है। कौन सी विश्व ऊर्जा रिपोर्ट, उस संस्था का नाम क्या है जिसके द्वारा ये रिपोर्ट आपकी जारी की जाती है, बताइए भाई। आपके ऑप्शन है FAO फाओ है, या IEA इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन है, सॉरी एजेंसी है। अब यहां पे अगर हम बात करें तो आंसर हो जाएगा IEA। इसकी स्थापना 18 नवंबर 1974 को की गई थी। कब की गई थी, 18 नवंबर 1974 को, याद कीजिएगा। इसकी स्थापना 18 नवंबर 1974 को की गई, और इसकी जो यानी कि जो हेड क्वार्टर है, याद रखेंगे, वो आपका पेरिस में है। और पेरिस कहाँ है, सबको पता है भी, पेरिस कहाँ पे है, तो पेरिस फ्रांस में है। तो सही आंसर हो जाएगा IEA। IEA। हाँ अच्छा, आज के दिन आप लोग के घर में जो है नॉर्मल सी बात है, पूरा
जो होगा वो ठेकुआ वगैरह ये सब बनता है, फल वगैरह सब आता है, शाम को भी चर्चा करेंगे। आपको पता है इसमें जो है 56 से ज़्यादा मतलब बहुत सारे फलों का प्रयोग होता है, यहाँ तक कि सब्जी वगैरह सब होता है। इसमें अन्य अलग अलग तरीके की चीज़ें प्रयोग होती है। शाम वाली क्लास में हम प्रॉपर बताएंगे, मतलब अलग अलग फल होते हैं, उन फल से क्या प्राप्त होते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। तो आज जो शाम की क्लास होगी वो पूजा स्पेशल जरूर होगी, लेकिन पेपर में वो क्वेश्चन बहुत फंसेंगे, ठीक है। हाँ, कह रहा है कौन सी संस्था वार्षिक ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन जारी करती है। आपसे कह रहा है कि कौन सी वो संस्था है जिसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। उस रिपोर्ट का नाम क्या है? जी हाँ, जल्दी से बताइए कौन सी वो संस्था है। आज के जो क्वेश्चन है थोड़े से आपको अलग लग रहे होंगे, पर कोई बात नहीं, अलग लग रहे तो लगने दीजिए। देखिए, अगर हम बात करें यहां पे यूनेफ है और ये है, तो देखिए अगर हम WMO के बारे में चर्चा करें, WMO जिसको वर्ल्ड जो है मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, वैसे तो इसकी स्थापना 11 अक्टूबर 1947 की हुई, परंतु बाद में इसे क्या कर दिया गया, 23 मार्च 1950 को, याद रखिएगा 23 मार्च 1950 को क्या हुआ कि एक ट्रीटी के द्वारा वेल यानी कि इसको सेटल किया गया। इसी कारण हम लोग विश्व मौसम दिवस, ध्यान दीजिएगा, विश्व मौसम दिवस कब मनाते हैं, तो हम लोग 23 मार्च को मनाते हैं। दूसरा, इसी तरीके से आपका यहां पर लिखा हुआ है FAO, क्या लिखा हुआ है FAO। तो कई बार पेपर में पूछा जाता है कि FAO जो है उसके बारे में पूछा जाता है। तो FAO ये आपके सामने है FAO। तो FA यानी फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, 16 अक्टूबर 1945, 16 अक्टूबर 1945, बिल्कुल सही जा रहे हो। हेडक्वार्टर बिल्कुल ठीक बताया, बिल्कुल बिल्कुल गजब सही। तो ये जो है आपका, इसका हेडक्वार्टर कहां पड़ेगा, रोम। कहां पड़ेगा, रोम। और रोम कहां पड़ता है, तो रोम पड़ता है इटली में। रोम कहां पड़ता है, इटली में। इसी तरीके से जो अगली एक संस्था है जिसका नाम यूनेप है, क्या है, यूनेप। अगर हम यूनेप के बारे में बात करें तो यूनेप क्या है, ये 5 जून 1972, 5 जून 1972, और इसका हेडक्वार्टर कहां है, कमेंट करिए जल्दी से। इसका हेडक्वार्टर कहां पड़ेगा, जो यूनेप। यूनेप का फुल फॉर्म क्या है भाई, यूनेप का फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है। देखो, यूनेप का फुल फॉर्म जो पूछा जाता है तो होता है यूनाइटेड नेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और ये आपका है नैरोबी। कहां पे है भाई, नैरोबी। नैरोबी कहां पड़ता है, केन्या में। कहां पड़ता है, केन्या में। चलिए अगले बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ऑन द स्क्रीन है। क्या कह रहा है, राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन नोटो द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों के अनुसार 1995 से, सोचो नोटो के द्वारा आंकड़ा स्थापित किया गया, यानी कि जो आंकड़ा लिया गया उसके हिसाब से कह रहा है नोटो जो है ये राष्ट्रीय अंग है, ये मान लीजिए, और इसके द्वारा जो आंकड़ा स्थापित किया गया, नेशनल ऑर्गेन्स एंड टिश्यू, नेशनल ऑर्गेन्स एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है। पूरा आप देख पा रहे हो, यहां पे लिखा हुआ है नेशनल ऑर्गेन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके द्वारा जो अंग की बात की गई है उसमें आज से पूछा गया है कि सबसे ज्यादा जो किनके द्वारा प्रत्यारोपण किया गया, तक कुल अंग प्रत्यारोपण का 81% किस लिंग के द्वारा। यानी कि देखो होता क्या है महिलाएं बड़ी अजीब होती हैं, यानी कि महिलाएं का मतलब फीमेल, वो क्या करती हैं, झटका देती हैं, ठीक है, खुद लेकिन झटका नहीं लेती हैं, वो पुरुषों को झटका देती रहती है। इस कारण क्या होता है, पुरुष के कई अंग बेचारे फेल हो जाते हैं, है ना। आपसे बोलेंगे आई लव यू,
और उधर जाके बोलेंगी आई लव यू 2, और उधर भी बोल देंगे नीचे वाले से आई लव यू 3, बगल में भी। अब क्या है, सब खुश हो गए। अब सब खुश हो गए, किसी का दिल पता चले धक 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 करने लगा तो गड़बड़ा जाता है, तो कई अंग फेल हो जाते हैं। तो इस चक्कर में क्या हो जाता है कि पुरुष वर्ग जो है वो ज़्यादा ट्रांसप्लांट कराता है। ये तो एक मजाक था और सीरियस भी है, ठीक है। तो कई सारे कारण होते हैं। मेन कारण क्या होता है, जो पुरुष होता है वो पुरुष बनना बड़ा कठिन कार्य है। आपको लगता है ना कि एक महिला और पुरुष में बहुत अंतर होता है। क्या अंतर होता है, जरा सुनिए। जब एक पुरुष कमाता है, अब जब पुरुष की एक सैलरी आती है यानी मेल की, तो जब वो सैलरी आती है और उसका यदि परिवार है तो ये सोचता है कि मुझे अपने माता पिता के भाई कुछ पैसे खर्च करने, उनकी दवा पे, फिर सोचता है मुझे अपने बच्चे पे भी खर्च करने, फिर सोचता है मेरे पत्नी के लिए भाई कपड़े उपड़े चाहिए, फिर सोचता है दूध भी लाना है, फिर सोचता है राशन भी लाना है ना, फिर सोचता है बिजली का बिल भी देना है, और फिर सोचता है यदि किराए के मकान में है तो किराए भी देना है। ये सोच के बेचारा एक अपनी अंडरवियर जिसको बोलते हैं, चड्ढी जिसको बोलते हैं, बनियाइन बोलते हैं, वो नहीं ले पाता है। आप अपने घर में अपने जो भी हैं, पिता हैं, हस्बैंड हैं, जो भी है, आप उसको देख सकते हैं। सारा पैसा वो बेचारा दिन भर इधर से उधर पता नहीं कितनी गालियां खाता है, सारा पैसा लुटा देता है, पर उफ तक नहीं करता है। लेकिन जब आप यानी घर में मम्मी पापा जब सारे खर्चे पूरे हो जाते हैं तो उसके चेहरे पे खुशी होती है। और वहीं एक अगर महिला की अगर बात करें, जब वो कमा के लाती है तो मैं क्या करूंगी, एक बनारसी साड़ी ले लूंगी और एक चिकन करी वाली जो है नई वाली, हाँ वही चिकन वाली, वो वाली साड़ी लेना है। अरे वो क्या मैंने देखा था टप्स, कितना शानदार था। अरे वो उनकी देखो सरमाइंग, अरे क्या लिपस्टिक लगाई थी, बिल्कुल लाल लाल, अरे हॉट लग रही थी, वो वाली लिपस्टिक लेना है। अरे उनका देखा नहीं, अरे बनर्जी जी का, उनकी नेल पॉलिश, वो वाली नेल पॉलिश है। और अगर वो वाला हमको मिल जाए, क्या एक जो हार देखा है, हार मिल जाए, ये सोचती है महिला, ये सोचती है, और पुरुष अलग सोचता है। तो यही वजह होता है कि पुरुष के बेचारे जो अंग होते हैं वो जल्दी काम करना बंद कर देते हैं। तो पुरुष होना बहुत बड़ी बात है। हम ये नहीं कह रहे कि महिला होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन पुरुष होना भी बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही नहीं हो पाते हैं। तो इसीलिए हमें पुरुषों की भी क्या करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, खासकर उन पुरुषों की, उन मर्दों की, उन लड़कों की जो यानी मेहनत करते हैं, जो कमाते हैं और लेके आते हैं। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। चलो आगे। क्या हो गया, ज्यादा इमोशनल मत हो, ठीक है, हम तो ऐसे ही हैं। चलिए, पुरुष होते ही ऐसे हैं, ज्यादा बात आती तो हंस के टाल देते हैं। किस संस्थान ने रेत और धूल के तूफान कृषि में समन अनुकूलन नीति और जोखिम प्रबंधन उपायों के लिए एक मार्गदर्शिका शीर्षक रिपोर्ट जारी किया है? भाई कौन सी वो संस्था है, आपको बताना है। देखिए, तो वो संस्था और कोई नहीं, वो संस्था FAO है। FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अभी हमने बताया था कि संस्था का जो हेडक्वार्टर है वो आपका कहां पड़ेगा, रोम में पड़ेगा, ठीक है। और रोम कहां है, तो रोम जो है इटली में है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने आधिकारिक तौर पर किस स्थिति को गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरे के बारे में चेताया है? आजकल क्या है कि हमारी जो स्थितियां हैं, खान पान व्यवहार कुछ इस तरीके से हो गया है कि हम क्या है अपने ही फ़ोन में बिजी रहते हैं, सेल्फी लेने में, ये करने में। आप देखते हो घर में जो कोई भी हो, मतलब माता पिता बुजुर्ग या कोई भी होता है, तो हम उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। आप सोचो कि अगर आपके पास 1-2 घंटे फ़ोन नहीं होता तो आप बेचैन हो जाते हो। भले आपके पास मैसेज कॉल आए ना आए, लेकिन होना चाहिए। तो आने वाले समय में जो अकेला है ना, अकेलापन, ये बड़ा खतरनाक होने वाला है, ठीक है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि कोशिश करिए कि कम से कम फोन से थोड़ा सा दूर रहिए। दूर रहने का मतलब ये नहीं है कि आप जब पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, लेकिन जरूरी नहीं कि उसमें हमेशा उंगली करते रहो, ही ऐसे करते रहो, ही अच्छा लग रहा, ऐसे। ये क्या है,
आप कर रहे हो, आपको एडिक्शन हो गया है। बात समझ में आया ना, नशेदी चढ़ गई, नशेदी चढ़ गई। तो भैया ये नशा है, आप समझिए जैसे दारू का नशा है ना, कुछ लोगों को फोन का नशा। ईमानदारी से बताइए कितने लोगों को यही एडिक्शन हो चुका है, नशा हो गया है आपको। अगर 2-3 घंटे का फोन आपसे छीन लिया जाए तो आपको लगता है कि यमराज आपके प्राण जो है वो लेके जा रहे हैं, ऐसा लगता है ना। अगर ऐसा लग रहा है तो भैया अभी भी जाग जाओ, वरना आप इस अकेलेपन के शिकार हो रहे हो। और WHO ने तो पहले ही चिता दिया और हम बार बार बताते रहते हैं। बात समझ में आया? हॉट स्पॉट मानचित्र में भारत का स्थान क्या है, जो कृषि क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं के समक्ष जलवायु परिवर्तन के खतरे के स्तर को दर्शाता है। हॉट स्पॉट में जो आपका कृषि क्षेत्र में, अब क्या है कि जैसे भारत जो है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत एक कैसा देश है? भारत एक कृषि प्रधान देश है। अब जो ये भारत एक कृषि प्रधान देश है ना, तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि गांव में कोई भी है, मैंने पहले के जानवर और जो भी होते थे, तो जैसे सांप बिच्छू वगैरह होते थे खेत में, तो वो कम काटते थे, है ना, वो बड़ा फ्रेंडली होते थे। आजकल क्या है कि उनको फेसबुक तो मिलता नहीं चलाने के लिए, इंस्टाग्राम पे रील बना ले अपना नाग नागिन डांस करते हुए, टी 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 टी, है ना, दोनों नागिन डांस करते हुए, ये तो मिलता है नहीं। तो अब क्या करे बेचारे, तो मतलब क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो अब आप समझो जब क्लाइमेट चेंज होगा, जब किसी को छेड़ोगे तो छोड़ेगा नहीं, हम भी वही हैं, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो याद रखिए, तो क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ही खराब हो गया है। और इस समय जो भारत की स्थिति में अगर हम बात करें 12, यानी कि याद रखिएगा, तो परिवर्तन खतरे को स्तर जो है 12 दर्शाता है, जो आपका डेंजर है, खतरनाक है, क्योंकि भारत में स्थितियां धीरे धीरे विकट से विकराल होती जा रही हैं। किस संस्था ने जलवायु समानता 99% के लिए एक ग्रह रिपोर्ट जारी किया है? 99% के लिए यानी एक ग्रह रिपोर्ट जारी किया है। आपको बताना है कौन सी संस्था है जिसके द्वारा ये जारी किया गया है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ के लग रहा होगा सर इसका तो आंसर पक्का नीति आयोग होना चाहिए। देखो, नीति आयोग नहीं है, नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था, और यहां पे जो है जलवायु समानता रिपोर्ट, तो ऐसा लग रहा है कि कोई अच्छी संस्था होगी, है ना। तो ये आपकी संस्था जो है स्टॉकहोम एनवायरमेंटल इंस्टीट्यूट्स। दरअसल क्या है कि जो आपके ये सब देश है ना, स्वीडन है, नॉर्वे है, ये सब अमेरिका, जापान ओपान, ये यहाँ पे लोग क्या है, दरअसल क्या है, इनके पास काम धाम तो है नहीं, है ना, ये अपने यहाँ पंचायत तो करते नहीं अपने जैसे। तो ये लोग क्या करते हैं, अच्छा काम करते हैं, ये सब यही चीज़ें चेक करते रहते हैं कि भैया कौन सा क्या है, जलवायु कितना हुआ है, कितना तापमान हुआ है, ये क्या है, फलाना क्या है, तो ये सब यही रिपोर्ट जारी करते रहते हैं, है ना, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे के रूप में प्रति 1000 व्यक्तियों पर कितने बिस्तरों की सलाह दी जाती है। मतलब WHO ये कहता है कि भाई आपके यहाँ हॉस्पिटल्स वगैरह सब होना चाहिए। अगर स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, मान लीजिए आपके यहाँ 1000 लोग हैं, कितने हैं, 1000 लोग हैं मान लीजिए किसी एरिया में, तो कम से कम 3 तो बेड होना चाहिए। मतलब अगर 1000 लोग हैं तो 3 बेड होना चाहिए। इस हिसाब से अगर हम अपने शहर की बात करें, जहां से हम कानपुर से आते हैं, तो कानपुर में जो है 40 लाख की आबादी है। कितना है, 40 लाख प्लस आबादी है, कानपुर की हम बात कर रहे हैं। अब भैया अगर इस हिसाब से देखोगे तो लाखों की संख्या में बेड आएगा, तो इम्पॉसिबल है। तो आप सलाह कुछ भी दो, अब यहां पे हॉस्पिटलें देख लो, आपके अगल बगल जो सरकारी हॉस्पिटल है, प्राइवेट है, उन सबको भी देख लो कितने होते हैं बेड, है ना। तो ये अपने आप में बड़ी गंभीर समस्या है, ठीक है। तो कुछ किया नहीं जा सकता है, राम भरोसे हिंदुस्तान। बेसिक एनिमल हस्बेंड्री, बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2023 रिपोर्ट्स के अनुसार
2022-23 में किस उत्पाद के उत्पादन में नकारात्मक वृद्धि देखी गई है। अब देखिए क्या हो रहा है कि धीरे धीरे चीजें जो हैं क्लाइमेट कंडीशंस में आ रही। जैसे हम ही लोग हैं, आप देखो पहले क्या होता था, 100 साल से ऊपर जिया करते थे ना, 150 120। आजकल क्या हो गया, 70 80 भी नहीं पार हो पा रहा है, कुछ का तो हाफ सेंचुरी भी नहीं लग पा रहा है। कभी कभी अपना ही लगता है कि हाफ सेंचुरी लगेगा कि नहीं लगेगा। कारण क्या है कि क्लाइमेटिक कंडीशन पूरी चेंज हो चुकी है, हमारा खान पान चेंज हो चुका है। अगर हम लोग को शुद्ध कुछ भी मिल जाता है, आप ही लोग हैं ईमानदारी से बताइएगा, अगर आपको देसी घी शुद्ध मिल जाए या कोई भी चीज देसी, तो लोटा पकड़ लोगे, हम हो चाहे आप हो। खेत में भागे जा रहे हैं, अगर गांव में रह रहे हैं, अगर शहर में रह रहे हैं तो टॉयलेट के अंदर ही पूरा दिन बीत रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा डाइजेशन बहुत गड़बड़ा गया है। बात समझ में आया? इसी तरीके से जानवरों का भी गड़बड़ा हो गया है, तो सभी का हो गया है। तो इस समय ऊन का प्रोडक्शन है वो कम हो गया है। जैसे पहले भेड़, अच्छा आप लोगों ने देखा है ना, गड़रिया, जो भेड़ को पालते हैं, भेड़ पालने वाले को क्या कहा जाता है? गड़रिया कहते हैं। भेड़ पालने वाले को गड़रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? गड़रिया कहते हैं। ठीक है, तो भेड़ पालने वाले को गड़रिया कहते हैं। 5 मिनट, तो अब यहां पे अगर हम बात करें तो भेड़ पालन वाले को क्या कहते हैं? गड़रिया कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखा जाए ऊन, तो ऊन जो है भैया हो ही नहीं पा रहा है। इसी तरीके से 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? पर्सन द्वारा हाल ही में किए गए शोध के अनुसार जनरेटिव एआई का किस प्रकार की नौकरियों पर अधिक प्रभाव पड़ेगा। यानी कि एज पर अ रिसेंट रिसर्च बाय पर्सन जनरेटिव, यानी कि जो पर्सन है, जो अब नया आ रहा है एआई। अब एआई क्या कर रहा है? जैसे आप हो, हम आपसे पढ़ा रहे हैं, तो आप में से किसी ने कमेंट किया सर ये बताइए क्या होता है, हमने तुरंत बताया, आपको समझाया। आगे क्या होगा कि कुछ दिन के बाद आप देखोगे, भारत में अभी तो नहीं है ना, अमेरिका, जापान, चाइना, इन देशों में तो हो चुका है। वहां पे क्या हो गया कि जैसे कुछ पूछा जाता है, हाँ तो तूफान कैसे आता है बताओ, एलेक्सा बताना शुरू कर दिया। बताओ अच्छा विस्फोट कैसे होता है, ज्वालामुखी कैसे फटता है एलेक्सा, तो ऐसे ऐसे फटता है, एलेक्सा ने बताना शुरू कर दिया। तो जो ये एआई है, आने वाले समय में एआई क्या करेगा, कई सारी नौकरियों को खा जाएगा अगर आप अपडेट नहीं रहते हो। तो भैया अपडेट रहना बहुत जरूरी है, चाहे हम हो और चाहे आप हो। तो प्रयास करते हैं, हम भी कोशिश करते हैं अपडेट रहने के लिए। रात में भी पढ़ते हैं, दिन में भी पढ़ते हैं, जब समय मिलता है तब पढ़ते हैं। अपने जरूरी काम निकालने के बाद पढ़ते ही रहते हैं। आप भी पढ़िए, आगे बढ़िए। और इसी तरीके से इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ए, यानी व्हाइट कॉलर जॉब्स का। व्हाइट कॉलर जॉब्स क्या होता है जरा समझिए। व्हाइट कॉलर जॉब्स वो होते हैं जिसमें बढ़िया अच्छा सा बेल्टेन मेल्टेन होकर, टाई साई लगा होगा के, बिल्कुल क्रीच करके, यस हाउ आर यू, है यस प्लीज सिट, ऐसे इस तरीके से बात करते हैं। तो इसे बोलते हैं व्हाइट कॉलर जॉब्स, स्टैंडर्ड जॉब्स बोलते हैं। तो एआई इन्हीं जॉब्स को खा जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमान के अनुसार कितने प्रतिशत महिलाएं अपने जीवन काल में शारीरिक और या यौन हिंसा का अनुभव करती हैं? आपसे पूछा जा रहा है भाई कितने परसेंट महिलाएं जो होती हैं वो आपका अनुभव करती हैं। ठीक है, कितने परसेंट महिलाएं होती हैं? देखिए बल यौन हिंसा, हर प्रकार की हिंसा होती ही रहती है। अगर हम यहां पे बात करें तो यहां पे 12.5% महिलाएं, लगभग कितना, 12.5% जो महिलाएं होती हैं वो लगभग किसी ना किसी प्रकार की हिंसा या अन्य चीजों का अपने जीवन काल में क्या करती हैं, बार बार सामना करती रहती हैं। बार बार क्या करेंगी, सामना करेंगी, ये याद रखना है। ठीक है कभी हम लोग कुछ बोलेंगे, कभी कुछ बोलेंगे, है ना, तो यही हिंसा है। अगला है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, एनसीआरबी किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ये मंत्रालय है किसके अधीन काम करता है? एनसीआरबी। गृह मंत्रालय है या फिर महिला बाल विकास मंत्रालय है, स्वास्थ्य परिवार मंत्रालय है? तो देखो एनसीआरबी क्या करता
है कि जैसे जो घटनाएं घट रही हैं उनके बारे में क्या करता है, डाटा कलेक्ट करता है। डाटा कलेक्ट करने के बाद से प्रोवाइड करता है कि भाई कैसे क्या है, कि हिंसा कहाँ हो रही है, एक्सीडेंट क्या हो रही है, मतलब अन्य हर प्रकार के अपराध, चाहे वो ड्रग्स का हो, चाहे मर्डर्स का हो, चोरी का हो, थेफ्ट का हो, हर प्रकार के अधिकार। तो ये सारा काम जो है हमारे मोटा भाई के अंतर्गत आता है। ये मोटा भाई के अंतर्गत आता है। यानी मोटा भाई कौन है, तो मोटा भाई जो है वो अमित शाह। कौन है भाई, अमित शाह, याद रखिएगा। मोटा भाई कौन है, तो अमित शाह के अंतर्गत। अगला है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2024 के अनुसार। जैसे अभी हमने देखा बॉम्बे का स्थान जो था वो 40वां था, इसी तरीके से पूछा गया है कि भाई कौन सा इसमें यूनिवर्सिटी है जो नंबर 1 पे है। सोचिए नंबर 1 पे है। अब सोचिए जो नंबर 1 पे होगा वहीं तो सब लोग पढ़ने जाएंगे, आप हो चाहे हम हो, कोई भी हो, ये एक स्वाभाविक है। आखिर वो नंबर 1 क्यों है, क्योंकि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर या ये सब चीजें इस तरीके से की गई है कि वो नंबर 1 हो गया है। तो वो और कोई नहीं, कौन सी है यूनिवर्सिटी, टोरंटो। तो कौन सी यूनिवर्सिटी है, टोरंटो। अब ये टोरंटो यूनिवर्सिटी कहां पड़ती है, तो ये आपकी पड़ती है कनाडा में। कहां पड़ती है, कनाडा में, याद रखिए कनाडा में। अब जैसे कि आपने देखा कि हमने क्लास की स्टार्टिंग में बताया कि जो छठ पर्व आज यानी कि महापर्व की शुरुआत हो चुकी है ना। सवेरे 6:30 बज चुके हैं, लोग क्या हैं कि उठ गए हैं भाई, सभी लोग जो हैं अपने घर में साफ सफाई करेंगे। फिर क्या होगा कि हमारे मम्मी पापा, हम खुद ही जाते हैं मतलब पापा के साथ, है ना, तो जाएंगे, फिर मार्केट से जाएंगे तो कई सारे फल वगैरह लेके आएंगे। फिर जो मम्मी होती हैं वो फिर क्या करती हैं, मतलब जो नीम है या फिर आम है, आम के दातुन से मतलब ब्रश नहीं किया जाता है। फिर क्या होगा, फल उल को धोया जाएगा। फिर इस तरीके से सभी लोग यानी कि इसको क्या करेंगे, वो पूरा जो होगा टोकरी वो क्या होगी, तैयार की जाएगी। और बाकी जो होंगे बच्चे या एक दूसरी पार्टी, वो इस तरीके से घाट को क्या करेगी, सफाई करके रेडी कर रखेगी। फिर क्या होगा, शाम के समय बिल्कुल, तो शाम के समय क्या होगा, यहाँ पे आप देखोगे किनारे किनारे क्या होगा, पूरे घाट के किनारे मजमा लग जाएगा और फिर डूबते सूर्य को अर्घ देने की तस्वीरें सामने आएंगी। तो आज शाम को हम आपके सामने यही लेकर आएंगे कि ये छठ मैया की कहानी क्या है, किस तरीके से हम आराधना करते हैं और इसके आराधना से हमें क्या फल की प्राप्ति होती है। तो आप सब भी याद रखिए, आपको भी अगर मनोकामनाएं पूर्ण है तो देखिए ईश्वर की आराधना कीजिए, किसी रूप में कीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि इनकी कीजिए उनकी कीजिए, आप किसी भी कीजिए, पर एक ईश्वर को जो भी आप मानते हैं उसे जरूर मानिए, क्योंकि वो आपको एक पॉजिटिव अप्रोच देता है, पॉजिटिवनेस देता है। ठीक है, इसी के साथ आप सबको मेरे परिवार की ओर से, एसएससी मेकर की ओर से छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क का है, याद रखिएगा। इसी के साथ यहां पे टारगेट बैच है, याद रखिए। हाथ में जब डंडा हो तो अच्छों का दिमाग ठंडा हो। तो 299 रुपए का ये टारगेट बैच आपका उपलब्ध है। इतना ही नहीं, फौजी बैच 2.0 जीडी जो है 20% डिस्काउंट के साथ, याद रखिएगा 20% का हैवी डिस्काउंट आप लोग को मिल रहा है। तो अभी नहीं तो कभी नहीं। इतना ही नहीं, तेजस बैच जो है आपका रोज सुबह 7 बजे चलता है। तो रोज सुबह 7 बजे ये आपका तेजस बैच चलता है, रोज सुबह 7 बजे, याद रखेंगे, रेगुलर सुबह 7 बजे। इसी के साथ अब से यानी कि जब शाम को जो होगा तो आपको पता ही है कि शाम को अजय सर से मुलाकात होती है रीजनिंग और मैथ्स को लेकर, जिसमें आपके सभी डाउट सेशन क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं चुटकियों में, है ना। तो आप मिलिए और अपने अंदर की जो भी डाउट्स हैं उसे क्या करिए, क्लियर करिए। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि भी आपकी समस्याएं या कोई ऐसी चीजें जो नहीं सुनी जा रही है, तो आप दिए गए नंबर पे क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। तो आपको आज का सेशन कैसा लगा जल्दी से आपको बताना है। और फिर हमने कहा कि आज आप लोग ये भी कमेंट करिएगा कि भी जो शाम का सेशन है, वो जो शाम के सेशन में क्या हम आपको छठ महापर्व के बारे में जानकारी दें या नहीं दें। कितने लोग चाहते हो कि आज शाम की क्लास शानदार जानदार तरीके से हो, जिसमें आप सब लोग को बहुत सारी चीजें जानने को मिले। तो भाई जल्दी से, अभी एक कमेंट कम आ रहे हैं, आज का सेशन बताइएगा। कई सारी बातें रही, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसिए, मुस्कुराइए, त्यौहार है अच्छे से मनाइए। हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।